हाँ भाई बच्चों, आज मैं आपको सोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा जो सिर्फ बोर्ड में आए हुए हैं। और सोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज होंगे। एक तरह का टॉपिक अगर चल रहा है तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, तो ये टॉपिक फर्स्ट है आपका, जिसके अंदर सिर्फ मोल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। वैसे तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आप पहले सोल्यूशन चैप्टर अच्छी तरीके से अपने नोट्स को, मतलब जो आपके पास सोल्यूशन चैप्टर के नोट्स हैं वो पढ़ लेना, या जो भी मटेरियल आपके पास है सोल्यूशन चैप्टर पढ़ने के बाद इसको वीडियो को देखें आप, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। तो फिर भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। किसी भी चीज़ के मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सब्सटेंस ए है और बी भी है, तो मोल फ्रैक्शन मुझे ए के निकालने हैं, तो मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से शो करते हैं। किसी भी चीज़ के मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, मोल अपॉन टोटल मोल। यहाँ उस चीज़ के मोल रखने हैं जिसके मोल फ्रैक्शन मुझे निकालने हैं। ए के निकालने थे तो मैंने इसको ऊपर रख दिया। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है W/m/V। W/m क्या होता है, मोल। इसकी जगह मैं मोल लिख सकता हूँ, इसको हम N से शो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा N/V, मोल पर लीटर। किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ के मोल जो 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उसको मोलैरिटी कहते हैं। मोलैलिटी, किसी भी चीज़ के मोल जो प्रेजेंट होते हैं 1 kg सोलवेंट में। सोलवेंट यहाँ क्या था, सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन, 1 kg सोलवेंट। मोल पर केजी ऑफ सोलवेंट, मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इस पर क्वेश्चन करना है मुझे। ठीक है, ये टॉपिक फर्स्ट है आपका। इसी इसमें आपका मास परसेंटेज भी आ जाएगा, पीपीएम भी आ जाएगा। ये मुझसे मत पूछना कि मास परसेंटेज क्या होता है, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है। मैं तो सिर्फ यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, तो आपका जो क्वेश्चन आता है ये वाला, अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन, इसी को पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन मैंने आपको डिफाइन कर दिया। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ एनी वन कंपोनेंट, एनी वन ऑफ द 2 और 3 कंपोनेंट एंड टोटल मोल। इसका रेशियो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी एज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ये क्या कहना चाह रहा है। वैसे तो मेरे पास 2 चीज़ें हैं, मोलैलिटी और मोलैरिटी, लेकिन एडवांटेज किसकी है, मोलैलिटी की। मोलैरिटी से अच्छा बताया गया है मोलैलिटी को। क्यों, मोलैरिटी टेम्परेचर चेंज होने के साथ बदल जाती है। अगर आप कोई सोल्यूशन बनाकर गए हो जिसकी मोलैरिटी थी और गर्मी का टाइम था, अगले दिन आप आए, पूरा टेम्परेचर ज़्यादा था उस कमरे का जिसमें आपने सोल्यूशन बनाकर रखा था, तो उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका पानी थोड़ा सा उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। मोलैलिटी के साथ ये दिक्कत नहीं है। तो मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ये चेंज हो जाती है। तो मैं ही नहीं, साइंटिस्ट इसको प्रेफर करते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन आपको अगर आ गए ना, तो इनसे मिले जुले वर्ड भी अगर आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आपको क्वेश्चन को फेस करने में दिक्कत नहीं होगी। सॉल्व नहीं करा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो मोलैलिटी को साइंटिस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मे बी। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हाउ डज अ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ अ। ये तो इसी से मिलता जुलता आ गया। कैसे टेम्परेचर अपना असर डालता है मोलैरिटी पर और मोलैलिटी पर। आपको मैंने बता दिया, मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, मोलैलिटी नहीं चेंज होती। ठीक, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और दिख रहा है मुझको, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मोलैरिटी मोलैलिटी। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था। वीडियो को पॉज करो या पीछे जाओ, उसकी डेफिनेशन को देखो और लिखो। ठीक, आपके टॉपिक फर्स्ट में यही क्वेश्चन थे। टॉपिक सेकंड आप देख लो थोड़ा सा। टॉपिक सेकंड में ये चीज़ें आती हैं, एक तो हेनरीज लॉ आता है और एक रॉल्स लॉ आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले एक्सप्लेन कर दूं। हेनरी लॉ क्या बोलता है, सोल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलने की ताकत, यानी किसी गैस की घुलने की ताकत आप जानना चाहते हो तो उसके ऊपर प्रेशर लगा दो। किसी भी गैस पर जितना प्रेशर लगाओगे उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि गैस को किसी लिक्विड में डालोगे, पहली बात तो वो घुलेगी नहीं। गैस के ऊपर अगर आप प्रेशर लगाते हो तो गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और उसके घुलने की ताकत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो हेनरी लॉ यही बोलता है कि किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर लगाए गए प्रेशर के। द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
अप्लाइड ऑन इट। अब इस सॉल्युबिलिटी को अगर मैं एस से लिख दूँ तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस हो जाएगा। एस नीचे ले आओ इसके तो ये हो जाएगा ना पी अपॉन एस। तो पी अपॉन एस एक बार लिखो, फिर से लिखो, आप ये फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो ये 1 1 2 2, ये एक फॉर्मूला बन गया, P1/S1 इज इक्वल टू P2/S2। ये हेनरी लॉ की एक तरीके से हेनरी लॉ का एक्सटेंशन कर दिया मैंने, बढ़ा दिया इसको, मैंने थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया। क्लियर। एक ये राउल्ट लॉ है। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी चीज़ के मोल फ्रैक्शन, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं। ये सर का दर्द है, आप पहले टॉपिक पढ़ लेना फिर मेरी वीडियो को देखना, क्योंकि मेरा सिर्फ जो मेन मोटो है वो है क्वेश्चन कराने का। तो यहाँ पे देखो ये राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट क्या बोलते हैं भाई साहब कि किसी भी चीज़ के मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके पार्शियल प्रेशर के। किसी भी चीज़ के मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके पार्शियल प्रेशर के। अगर मेरे पास दो चीज़ें हैं ए और बी, लो पहले बता दूं पार्शियल प्रेशर क्या होता है। मेरे पास दो सब्सटेंस हैं ए और बी, अगर मैंने इनको मिला दिया, ये इस पर कुछ प्रेशर लगाएगा दफ़ा हो जा, ये इस पर प्रेशर लगाएगा दफ़ा हो जा। ये जितना इस पर प्रेशर लगा रहा है वो पी ए है, ये इस पर जितना प्रेशर लगा रहा है वो पी बी है। ठीक। अब इसमें इन दोनों में जिसका जितना अमाउंट ज़्यादा होगा, अमाउंट को मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है, जिसका जितना अमाउंट होगा उसका दबदबा उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 50-50 ले लूँ तो इनका सेम है पार्शियल प्रेशर, और अगर मैं इसको 70 इसको 30 कर दूँ तो ये इस पर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा हो गया। क्लियर। पार्शियल प्रेशर होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस पे या एक गैस दूसरी गैस पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, वो इसका पार्शियल प्रेशर। तो किसी भी चीज़ का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, सॉरी, किसी भी चीज़ का जितना अमाउंट ज़्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, उसका दबदबा होगा। तो एक यहाँ अमाउंट ज़्यादा है, केमिस्ट्री के अंदर इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अगर मैं ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ा दूंगा तो पी ए बढ़ जाएगा, और अगर मैं एक्स बी बढ़ा दूं तो कौन बढ़ जाएगा, पी बी। क्लियर होगा आपको। ओके। अब आपको थोड़ा बहुत पढ़ाने के बाद मैं यहाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। जितनी भी पानी में रहने वाली चीज़ें हैं, मछली और जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब की सब अच्छा मतलब आरामदायक महसूस करते हैं ठंडे पानी में गर्म वाटर की कंपैरिजन में। ठंडे में अच्छा रहते हैं, गर्म में कम रहते हैं। क्यों? देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अभी कि साइंटिस्ट किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, मोलैलिटी को या मोलैलिटी को। मोलैलिटी को बिल्कुल भूल जाओ, मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने पर कम हो जाती है। अगर आपकी ऑक्सीजन गैस के कुछ मोल घुले हुए हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो ऑक्सीजन उस सोल्यूशन को छोड़कर चली जाएगी और उसकी मोलैलिटी कम हो जाएगी। तो गर्म पानी के अंदर ऑक्सीजन के मोल कम हो जाते हैं, और ऑक्सीजन के मोल कम होने की वजह से जितने भी एक्वाटिक स्पीशीज़ है पानी में रहने वाली, उन्हें बड़ी परेशानी होती है। आप खुद पता लगाओ, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए हमें खुद दिक्कत हो जाएगी। तो पानी के अंदर रहने वाली भी जितनी चीज़ें होती हैं वो गर्म पानी में इसलिए थोड़ा सा अनकम्फर्ट महसूस करते हैं, क्योंकि गर्म पानी के अंदर ऑक्सीजन की वैल्यू कम होती है। वजह ऑक्सीजन उस ऑक्सीजन टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होती है, उड़ जाती है और उसके मोल कम हो जाते हैं। और जब मोल कम हो जाते हैं तो मोलैलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्लियर होगा आपको। तो ये याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत अदर वर्ड्स के अंदर भी इसको पूछा गया है। फिलहाल तो ये डायरेक्ट पूछ लिया, अभी आगे भी आएंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठंडे पानी में जो एक्वाटिक स्पीशीज़ हैं वो थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की अच्छी खासी अमाउंट होती है, गर्म पानी के अंदर कम होती है। एट हायर एल्टीट्यूड पीपल सफ़र फ्रॉम एनोक्सिया रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक। ये है कि जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे पहाड़ वगैरह पे, तो लोग महसूस करते हैं, बड़ी परेशानी महसूस करते हैं किससे, एनोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी। और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम जाएगी, बॉडी में तो दिमाग भी है, और दिमाग के अंदर जब ऑक्सीजन कम जाएगी तो दिमाग की सोचने की ताकत कम हो जाएगी, रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक। यानी जो लोग बाग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वहाँ पर उनके सोचने की ताकत कम हो जाती है। क्यों?
क्योंकि जब वो पहाड़ों पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एयर के अंदर कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होने पर एनोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, समझ रहे हैं ना। तो द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज एट हायर एल्टीट्यूड, दैट इज वाई पीपल सफ़र फ्रॉम, समझ गए। आगे अपनी बकवास लिख देना। जिस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ अपने वर्ड में, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये आपको अजनबी नहीं लगेंगे अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे। ये वर्ड आपके निगाहों के सामने से गुजरने बहुत ज़रूरी है। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया भैया, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। इथेन गैस है, उसके इतने ग्राम डिजोल्व हैं किसी सोल्यूशन में, इतने प्रेशर पे। इफ द सोल्यूशन वर टू कंटेन, अगर सोल्यूशन इतने ग्राम रखे इथेन के, देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। इथेन के इतना अमाउंट इतने बार प्रेशर पे है, इतना अमाउंट कितने प्रेशर पर होगा। इथेन की सोल्युबिलिटी इतनी है, एक बार प्रेशर पर इथेन की सोल्युबिलिटी होगी इतनी, कितने प्रेशर पे। मैं आपको फॉर्मूला लिख चुका, P1/S1 इज इक्वल टू P2/S2। S1 क्योंकि सोल्युबिलिटी है, अमाउंट है, P1, S2 समझ गए। व्हाट विल बी द P2 पूछ रहा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन ये तैयार हो चुका। एक क्वेश्चन ये है भैया, इसके लिए मुझे आपके 5 मिनट खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन खर्च क्यों करने पड़ेंगे, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, उसमें मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन कर चुका, तो थोड़े से 5 मिनट मुझे दे दो भैया, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, है ना। क्वेश्चन तो मैं पढ़ना बेकार है फिलहाल, क्योंकि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो थोड़ा समझ लो, ये राउल्ट्स लॉ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पे, वीडियो को आप पीछे ले जाकर ये देख सकते हो मैंने क्या बकवास की थी। इसकी थोड़ी और बातें हैं कि अगर आप दो लिक्विड मिला रहे हो, ए और बी, दोनों वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल वो होते हैं जो एयर के कांटेक्ट में आती इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर लोग स्पिरिट लगाते हैं ना, जैसे वो हवा में खुला छोड़ते हैं या स्किन पे लगाते हैं, एकदम उड़ जाता है वो होते हैं वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जिनकी वेपर ना बन सके, जिनकी वेपर नहीं बनती, वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, जैसे शुगर, सॉल्ट। खैर, राउल्ट्स लॉ याद रखना वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए ही है। मेरे पास दो सब्सटेंस हैं, ए और बी, दोनों लिक्विड हैं, बेचारे हवा में खुला छोड़ते उड़ जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर मैंने एक सोल्यूशन तैयार कर लिया। अब वो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी। राउल्ट्स लॉ क्या है ये आप बुक से देख लेना, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर दो लिक्विड हैं और इनको मैंने मिला दिया, अगर दोनों लिक्विड मिलकर एक सोल्यूशन बना रहे हैं ए बी, अगर ये सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो यह है आइडियल सोल्यूशन, और अगर ये सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता तो यह है नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक, इसके पीछे बड़ा झमेला है। नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले और एक नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले। इनको आप कैसे पहचानोगे, ध्यान से सुनो। पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले जितने भी सोल्यूशन बनते हैं, जैसे ए और बी को मिलाया मैंने, ए बी सोल्यूशन बन गया। अगर इस सोल्यूशन के बनते टाइम, लो यहाँ लिख दो ना, ए बी, अगर इस सोल्यूशन के बनते टाइम आपका डेल्टा एच पॉजिटिव मिला तो ये सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। डेल्टा एच क्या बताता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ये एंडोथर्मिक के लिए होता है, यानी आपका जो सोल्यूशन बना है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू बन रहा है, तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है और नॉन आइडियल सोल्यूशन है। अगर आप ए और बी को मिलाते हो और उसका वॉल्यूम भी आपको बढ़ा हुआ मिलता है, डेल्टा वी क्या मिलता है, बढ़ा हुआ पॉजिटिव, वॉल्यूम भी बढ़ गया, डेल्टा एच भी पॉजिटिव मिला, एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, तब भी ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक, पॉजिटिव डेविएशन तब देखने को मिलता है जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही हो, डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा हो, डेल्टा वी पॉजिटिव आ रहा हो। एक थोड़ा सा फोल्ड अप ध्यान रखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट था 90, इसका बॉइलिंग पॉइंट था 70। मैंने जब इन दोनों को मिलाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मिला 5 डिग्री सेल्सियस। अरे बाप रे, इसका तो बहुत ही कम इसका तो बॉइलिंग पॉइंट इनसे बनाने वालों से भी कम हो गया। अगर सोल्यूशन ऐसा बन रहा है कि जिससे बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम, तब भी पॉजिटिव डेविएशन होता है।
यानी आपको पॉजिटिव डेविएशन समझने के लिए ये याद करना, याद करना, याद करना, और एक ख़ास पहचान है कि जब भी सॉल्यूशन बनेगा इस सॉल्यूशन के अंदर एक ख़ास बात होगी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बनाने वालों से कम होगा, कम होगा, कम होगा, जिसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप के बारे में भी आपको बताता हूँ। मतलब कुल मिलाकर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये एज़ोट्रॉप क्या होते हैं? एज़ोट्रॉप ये होते हैं जिनकी अपनी खुद की एक पहचान होती है। जैसे ये ए बी है, इसकी अपनी खुद की पहचान है, भाई देखो मेरा बॉइलिंग पॉइंट इतना है, मुझे ये नहीं पता कि मैं इससे बना या इससे बना, मुझे नहीं पता कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना था, इतना था। मेरी खुद की अपनी पहचान है, मेरी खुद की अपनी एक कंपोजिशन है, मैं ये हूँ ए बी, ना मैं ए हूँ ना मैं बी हूँ, मैं तो ए बी हूँ। ये आ या बा ये अब है, ना मैं आ हूँ ना मैं बा हूँ, मैं तो अब हूँ। मेरा बॉइलिंग पॉइंट मुझसे जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट उनसे अलग है जिनसे मुझे बनाया गया। मेरी खुद की अपनी एक पहचान है, मेरी खुद की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, मेरा खुद का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट है, मेरी खुद की अपनी एक कंपोजिशन है। मेरी पहचान उनसे अलग है जिनसे मुझे बनाया गया। तो ये होते हैं एज़ोट्रॉप, ऐसे मिक्सचर जो अपनी खुद का एक बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, अपनी खुद की एक कंपोजिशन रखते हैं, और जिनकी अपनी एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्लियर? अगर मैं कहूँ कि मैंने तो ऐसा सोल्यूशन तैयार कर लिया यार जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बना, उसका डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, उसका डेल्टा वी भी नेगेटिव आ रहा है, वॉल्यूम कम हो गया उसका। यानी मैंने किसी का 2 ml मिला दिए प्लस 98 ml मिला दिए, तो 2 और 98 कितने हो जाएंगे? 100, लेकिन होते नहीं, 99.9। ये वॉल्यूम कम क्यों हो गया? इस वॉल्यूम की कमी को तो मैं बता रहा हूँ डेल्टा वी नेगेटिव है ना, ये डेल्टा वी नेगेटिव है। तो ये वॉल्यूम कम क्यों हुआ? क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हीट बहुत ज़्यादा निकलती हो। जब मैंने ए और बी को मिलाया, हीट निकली, पता लगा उस गर्मी की वजह से इन दोनों में से कोई एक लिक्विड उड़कर चला गया और वॉल्यूम क्या हो गया? कम। इसलिए मुझे ये हादसा देखने को मिला। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव, अगर ऐसा मामला दिख रहा है तो वो फॉलो कर रहा, सॉरी, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। और कौन सा डेविएशन दिखा रहा है? नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हो गया आपको? इनका एक जिस तरह इसका एक खास पॉइंट था, इसका भी खास पॉइंट बताऊंगा। ए का बॉइलिंग पॉइंट 90, बी का बॉइलिंग पॉइंट 70, मैंने दोनों को मिला दिया, पता लगा जो नया सोल्यूशन तैयार हुआ था उसका बॉइलिंग पॉइंट था 250। अरे बाप रे, अबे भैया तुझे बनाने वाले तो इतना इतना दिखा रहे, तेरा बॉइलिंग पॉइंट इतना कैसे हो गया? अरे भाई मैं एज़ोट्रॉप हूँ, मुझे क्या मतलब, बस है तो है, मेरा बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज़्यादा है। तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला अगर बन रहा हो, हायर, समझ गए होंगे अब तो आप, होशियार है। हायर बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, समझ गए? यानी अगर दो लिक्विड को मिलाकर कोई ऐसा सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके बनाने वालों से कम पड़ गया, पॉजिटिव डेविएशन, उसके बनाने वालों से बहुत ज़्यादा आ रहा है, नेगेटिव डेविएशन। समझ गए ना? तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाने की 4 शर्त हैं, 1, 2, 3, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। क्लियर हो गया आपको? ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर समझ से बाहर हो गया हो दोबारा वीडियो को पीछे ले जाओ, उसको देखो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं अपना टाइम बचाऊंगा और मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन की शक्ल दिखाऊंगा और आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन की 4 शर्तें थी। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल देखे हैं जो कि मुझे बताने ज़रूरी हैं ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। CH3CH2OH इथेनॉल, CH3COCH3 एसीटोन, अगर आप इन दोनों को मिला दोगे तो ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा पूरा सोल्यूशन। इन दोनों का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन, यानी ये सारी 4 की 4 बाताज, समझ गए ना? बात तो सिंगुलर वर्ड होता है, ये 4 की 4 बाताज, सॉरी, ये 4 की 4 बाताज इस पर एप्लीकेबल होंगी। ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा और इनके मिलने से इनका जो भी मतलब सॉल्यूशन तैयार होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम आएगा। नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाला सॉल्यूशन, जब क्लोरोफॉर्म को CHCl3 प्लस CH3COCH3 एसीटोन के साथ मिला दोगे तो बनने वाला सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन, यानी इसके लिए इसको और इसको मिलाकर जो सॉल्यूशन तैयार किया जा रहा है वो सारी ये बाताज शो करेगा। और जब इसको आप इसको मिलाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा आएगा।
वही कि भाई इसका 90, इसका 70, इसका भैया जो सोल्यूशन तैयार हुआ उसका 250 हायर बॉइलिंग एजोट्रॉप। ये एग्जाम्पल पे मैंने बहुत क्वेश्चन देखे जो मैं आपको दिखाऊंगा। और अब आपके पास टाइम बहुत कम है, इसको एक बार और दोबारा अगर समझना चाहो तो पीछे चले जाओ, मैं आपको इसके ऊपर अब बहुत क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजोट्रॉपिक सोल्यूशन हैज द बॉइलिंग पॉइंट लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। यानी नीचे आपको कुछ एजोट्रॉप दिए जा रहे हैं, कुछ मिक्सचर दिए जा रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा एजोट्रॉप है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, उसको बनाने वालों से। समझ गए? ये बॉइलिंग पॉइंट कब किसका आ रहा था, इन दोनों को मिलाकर, और इन दोनों को जब मैं मिला रहा था तो कौन सा डेविएशन था, पॉजिटिव। यानी ये सारी कंडीशन एप्लीकेबल है इसके लिए। खैर, अब तो आप समझदार हैं, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा CH3CH2OH CH3CO याद रखना, ये कौन सा डेविएशन दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा आपको कम मिलेगा, कम मिलेगा, कम मिलेगा। एक क्वेश्चन तैयार हो गया। याद रखना वो वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एक्सप्लेन किया है उसको समझो एक बार और ये क्वेश्चन फिर हलवा हो जाएंगे। वो 5 मिनट या 10 मिनट दोबारा खर्च कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूट अफेक्टेड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट। भाई ये बात आप मेरे प्लीज़, एक वीडियो मैंने भेज रखी है वॉन्ट ऑफ फैक्टर की, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर पहले उसको देखना। बाकी यहाँ मैं छोटा सा देखना तो पड़ेगा भाई, सोल्यूशन चैप्टर अगर आपको प्रिपेयर करना है तो वो वीडियो देखनी पड़ेगी, और अगर आपको ऐसे ही आता है तो समझ लो। हाउ इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, किसी भी लिक्विड का या किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसे अफेक्ट होता है, कैसे प्रभावित होता है जब उसके अंदर हम मिलाते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस यानी शुगर। ये पानी है, ये इसको गर्म किया, भाप बन रही थी, मैंने इसके अंदर शुगर मिला दी, भाप कम बनने लगी, भाप कम बनी तो उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। शुगर क्या थी, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाने पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और उसने ये पूछा कि वेपर प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ता है। When a non-volatile substance is added to a solvent, its vapor pressure is found very low। ठीक है, ये आंसर लिख देना। तो ये पूछ रहा था कि वेपर प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दूंगा। एक क्वेश्चन ये है, डिफाइन राउल्ट्स लॉ एक्सप्लेन कर चुका, ठीक है। राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अभी जो मैंने आपको बकवास की है वही दोबारा लिखना है कि भाई किसी भी मोल फ्रैक्शन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ ये वाला, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, ये भी पता होना चाहिए। पहला, राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ दोनों के दोनों सेम बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेशर के। दूसरा, दोनों के दोनों लॉज वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए हैं, ठीक है। बोथ लॉज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस। क्लियर? आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं अभी बताया था मैंने आपको, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं आइडियल सोल्यूशन। मोलैरिटी आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, ये बहुत बार आ रहा है और ये आगे भी आता रहेगा, क्योंकि ये साल ही तो बदल रहा है, टॉपिक थोड़े बदल जाएंगे आपके सोल्यूशन चैप्टर के। सोल्यूशन का तो सोल्यूशन चैप्टर है, वो टॉपिक तो एक ही आएगा। इन नॉन आइडियल सोल्यूशन what type of deviation shows the formation of maximum boiling azeotrope। यानी कौन सा आइडियल ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा नॉन आइडियल सोल्यूशन है जो मैं गलत कर रहा हूँ, नॉन आइडियल सोल्यूशन का नाम बताओ जो या तो पॉजिटिव शो कर रहा है या नेगेटिव। अब कौन सा शो कर रहा है हम तो उसको आपसे पूछेंगे, बट उसकी ख़ास बात है कि वो शो कर रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। ये तो था मिनिमम, ये क्या था, मैक्सिमम, ये हायर लिखा गया, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। ये कौन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन, यानी इसका आंसर है नेगेटिव डेविएशन। उसका सिर्फ क्वेश्चन इतना था कि हमने कोई नॉन आइडियल सोल्यूशन बना दिया, कौन सा डेविएशन वो शो करेगा अगर उसके बनने के बाद मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बन रहा हो, तो उसका आंसर है नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हो गया?
उसके बाद आपका क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। अभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था ना, इथेनॉल और एसीटोन कौन सा शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन। बहुत क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो पहले समझ में ना आई हो इसको देख लो ज़रूर। अब आता है आपका ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड लिक्विड वाई, दो लिक्विड है मैंने मिला दिया, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन डिक्रीजेज। ओके, अब वही क्वेश्चन कर रहा है लेकिन तरीका अलग है। वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन डिक्रीजेज, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ इज शोन बाय द रिजल्टिंग सोल्यूशन। जब दो लिक्विड को मिलाकर सोल्यूशन की वॉल्यूम घट रही हो, सोल्यूशन की वॉल्यूम घट रही हो तो कौन सा डेविएशन होता है? नेगेटिव डेविएशन। एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया, ठीक है। व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई, यानी टेम्परेचर में क्या बदलाव आएगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? देखो सीधी सी बात है, डेल्टा भी आपको नेगेटिव मिला, रिएक्शन कौन सी थी? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसका आंसर यही निकल जाता है कि टेम्परेचर विल इंक्रीज। फिर से क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन एज़ोट्रॉप, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका है। ऐसा मिक्सचर जिसकी अपनी खुद की अपनी कंपोजिशन होती है, खुद का बॉइलिंग पॉइंट होता है और जिसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बहुत अलग होती है, यानी जिनसे उसको बनाया गया, वो सारे एज़ोट्रॉप होते हैं। What type of azeotrope is formed by the positive deviation from Raoult's law? बताओ कौन से टाइप के एजोट्रॉप बनेंगे जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हों। पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले जो एजोट्रॉप होते हैं वो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, ये वाले एजोट्रॉप बनेंगे। उसका क्वेश्चन इतना ही था कि कौन से एजोट्रॉप बनेंगे जो शो करते हो पॉजिटिव डेविएशन। इसका आंसर है मिनिमम बॉइलिंग, हाँ मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनेंगे, ठीक है। what type of azeotropic mixture will be formed by a solution of acetone, ये तो बार बार आगे देखो, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ये आप समझदार हो, कौन सा डेविएशन दिखा रहे थे? नेगेटिव। ये तो घोल के पी जाओ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन दैट डेवलप इन द सोल्यूशन। देखो भैया, इन दोनों को मिला रहा था मैं, तो इनका मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप निकला। तो मैक्सिमम बॉइलिंग कब होता है? जब मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है। तो ये पूछ रहा है कि जस्टिफाई ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इनमें इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बहुत वीक होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको वेट करना है मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जो कि होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है। लेकिन प्लीज़ ये जो राउल्ट्स वाला चक्कर है ना, इसको ज़रूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।